ओके। हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जो जून महीने का करंट अफेयर्स है, पूरा करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं। आप बस इतना कवर कर लेना, आपका पूरा महीने का करंट अफेयर्स है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके। शुरुआत करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन है उसी का एक एक शॉर्टर वर्जन है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक। ओके। पॉलिटी सेक्शन है। सबसे पहला सेक्शन पॉलिटी में अगर मैं बात करूं तो पहला जो इवेंट है वो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि 50 साल पूरे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थी। प्राइम मिनिस्टर तो सबको पता है, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे। और फखरुद्दीन अली अहमद ये उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। इमरजेंसी के लिए 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। 352 ये प्रेसिडेंट रूल है और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। हाँ, 50 साल पूरे हुए हैं। कब लगाई गई थी? 25 जून को लगाई गई थी। ठीक है। और कब तक लागू थी? 21 मार्च 1977। उसके कारण क्या क्या थे? उसमें से एक इम्पोर्टेंट कारण बिहार से भी रिलेटेड था, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने टोटल रिवॉल्यूशन या संपूर्ण क्रांति एक आंदोलन शुरू किया था। ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक। ओके। उसके बाद महंगाई बहुत ज़्यादा थी, बेरोज़गारी थी और 1971 की वजह से जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से इंडिया में आ रहे थे। ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है उसको भी इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। इमरजेंसी के बाद में हुआ क्या था? इमरजेंसी के बाद में एक शाह कमीशन सेटअप किया गया था। इस कमीशन का मेन काम ये था कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने क्या-क्या मिसयूज़ किया था पावर का, उसको इन्वेस्टिगेट करने का। तो शाह कमीशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट रिलेटेड टू पर्सनैलिटी राइट। देखो एआई है, एआई की मदद से हम क्या कर सकते हैं? किसी का भी वॉइस क्लोन कर सकते हैं। क्लोन मतलब डुप्लीकेट कर सकते हैं। अ, उनके जैसा ही एक फेस जनरेट कर सकते हैं, उनके जैसा ही वीडियो जनरेट कर सकते हैं। इसको हम बेसिकली बोलते हैं डीप फेक। डीप फेक का मतलब क्या है? डीप फेक का मतलब है फेक कंटेंट है लेकिन ऐसा लगेगा कि ऑथेंटिक है। एक डीप सीक है। डीप सीक क्या है? डीप सीक का मतलब है, जस्ट अ सेकंड सॉरी। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। हाँ, डीप सीक का मतलब क्या है? ये चाइना का एक एआई सिस्टम है। ठीक है। ओके। तो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने सदगुरु देव है, जग्गी वासुदेव, उनकी पर्सनैलिटी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी। अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? कोई भी आपकी मर्जी के बिना आपका वॉइस, आपका फेस, ये सब एआई की मदद से रीजनरेट नहीं कर सकता है। ठीक है। इंडिया में इसके लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है, लेकिन रिसेंटली डेनमार्क इसके लिए न्यूज़ में था, क्योंकि डेनमार्क ने इसके लिए एक कानून बनाने की बात की है कि आपका वॉइस, आपकी जो भी चीज़ें हैं, वो आपकी मर्ज़ी के बिना कोई भी एआई के थ्रू उसको रीजनरेट नहीं कर पाएगा। मतलब वो आपका काइंड ऑफ कॉपीराइट हो गया है। नेक्स्ट नार्को टेस्ट। देखो नार्को टेस्ट का बेसिक मतलब क्या है कि जिसको इन्वेस्टिगेट कर रही है पुलिस, पुलिस उसको एक दवाई देगी जिसका बेसिक नाम है सोडियम पेंथोथल। इस दवाई से आदमी क्या करेगा? झूठ कम बोलेगा, यानी सच बोलने की एक टेंडेंसी होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी मतलब आपकी मर्जी के बिना नार्को टेस्ट अगर कंडक्ट करवाया गया है तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल 20 और 21 का वायलेशन है। 20 में है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आप खुद को इंक्रिमिनेट नहीं करेंगे। 20 में 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। नो डबल जियोपार्डी, मतलब एक ही क्राइम के लिए 2 सज़ा नहीं मिलेंगी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड नो एक्स पोस्ट फैक्टो। नो एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो का बेसिक मतलब क्या है कि जो क्रिमिनल लेजिस्लेशन है वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होगी। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? पीछे से, बैक डेट से। सिविल मैटर्स में, खास करके टैक्सेशन मैटर्स में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट अलाउड है, हुआ भी है। अभी हम उसको नहीं करते हैं। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इक्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें देखिए पहले एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उसी हिसाब से स्टेट पीसीएस भी उसको रेप्लिकेट कर सकती हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। और ये ट्रिपल पी मॉडल है। ट्रिपल पी मतलब क्या है? सरकार भी है और प्राइवेट प्लेयर्स भी। कौन कौन से प्राइवेट प्लेयर्स? जैसे एसोचैम है, सीआईआई है, फिक्की है।
एसोचैम क्या है, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स वाला है, ठीक है। सीआईआई क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और फिर क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सिंपल सी बात है, इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। इसका चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, और इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व होके, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि इसका हेडक्वार्टर का एक नया बिल्डिंग बना है दिल्ली में, बस इतना ध्यान में रखो। नेक्स्ट है ईसीआई नेट ऐप। ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन की बात करें, उन्होंने एक नया ऐप अनाउंस किया है जिससे हमें वोटर टर्नआउट के बारे में ज़्यादा डिटेल पता चलेगी। तो हर 2 घंटे में उसके बारे में डिजिटली उसको अपडेट किया जाएगा। अब ईसीआई के बारे में 3-4 चीज़ें ध्यान में रखना। इलेक्शन कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 है। अनूप बर्णवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसके अपॉइंटमेंट के लिए इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए डायरेक्शंस दी थी। बाद में जो प्रोसेस है उसको अमेंड किया गया। नेक्स्ट है आदि कर्मयोगी प्रोग्राम। आदि मतलब ट्राइब्स को हम रेफर कर रहे हैं, आदिवासी। उनके लिए मतलब ट्राइबल एरिया में काम करने के लिए हम ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे हैं। मोटिवेटेड जो ऑफिसर्स हैं उनका एक नेटवर्क तैयार कर रहे हैं ताकि उनको वहाँ पे पोस्ट किया जा सके और ट्राइबल एरियाज़ का डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सके। तो 2 चीज़ ध्यान रखो, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑफिसर्स का एक ग्रुप तैयार करना जो ट्राइबल एरिया में जाके काम करे और जो ट्राइबल बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनका वेलफेयर हम इंश्योर कर सकें। सो विद दिस पॉलिटी सेक्शन है वो आपका कवर हो चुका है। हाँ, नेक्स्ट है आईआर। आईआर में देखो एससीओ का समिट था, कहाँ पे, डिफेंस मिनिस्टर्स का समिट था, किंगदाओ में हुआ था, चाइना में, ठीक है। इसके बाद एक जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ। जॉइंट डिक्लेरेशन का मतलब सब कंट्रीज ने मिलकर एक डिक्लेरेशन की बात की, लेकिन इंडिया ने उसको साइन नहीं किया क्योंकि उस डिक्लेरेशन में एक्चुअली जो पहलगाम अटैक हुआ था उसका मेंशन नहीं था, बट बलूचिस्तान में क्या हो रहा है उसका मेंशन था। बलूचिस्तान क्या है, पाकिस्तान का एक एरिया है जो पाकिस्तान से बिल्कुल खुश नहीं है। इनफैक्ट एक्चुअली पाकिस्तान से तो कोई भी खुश नहीं है, बट वो पाकिस्तान का ही पार्ट होके पाकिस्तान से खुश नहीं है और वो चाह रहा है कि हमारा एक नया आइडेंटिटी, नया देश बने। ये बलूच कम्युनिटी का एक डिमांड है, ठीक है। तो अब वायलेंस का क्या चक्कर है वो भी समझो। पाकिस्तान ब्लेम करता है कि R&AW जो हमारे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है वो वहाँ पे वायलेंस प्रमोट करती है, तो इसीलिए उसको मेंशन किया। तो इंडिया ने कहा कि आप टेररिज्म पे डबल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो। एक साइड आप पहलगाम वाले टेरर अटैक को मेंशन ही नहीं कर रहे हो और आप बलूचिस्तान की वायलेंस को मेंशन कर रहे हो। दिस शोज एक और इशू जो आप मेंस में कवर करेंगे, प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कि एक्चुअली देयर इज अ लैक ऑफ डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ए टेररिज्म, है ना। तो उसके लिए ठीक है। नेक्स्ट है चाइना लेड ट्राइलेटरल नेक्सस। ट्राइलेटरल मतलब तीन कंट्रीज का एक ग्रुपिंग है। किस किस कंट्री का, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब देखो जब से शेख हसीना गवर्नमेंट खत्म हुई है, मतलब शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है, तब से मोहम्मद यूनुस हैं वो बांग्लादेश के नए हेड बने हैं और तब से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप में बहुत गैप आ गया है और बांग्लादेश नाउ इज टिल्टिंग टुवर्ड्स चाइना, चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है ना। तो उसके कंटेक्स्ट में एक ट्राइलेटरल नेक्सस था। अब देखो चाइना है वो इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने रिसेंटली सीपैक में अफगानिस्तान को भी इंक्लूड किया। अब सीपैक क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के थ्रू ही चाइना और पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट पे काम कर रहे हैं। ये काइंड ऑफ चाहबार का कंपटीशन है। चाहबार पे इंडिया और ईरान मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, उसके अलावा तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, एक और है, अगेन प्रीलिम्स में पूछने का चांस बहुत कम है। चाइना है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी फॉलो करता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, बेसिकली चाइना है इंडिया के आसपास की कंट्रीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेटअप कर रहा है ताकि इंडिया को चारों तरफ से घेरा जा सके। इसका काउंटर इंडिया क्या है, इंडिया का काउंटर है नेकलेस ऑफ डायमंड्स, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है इजराइल यूएस ईरान कन्फ्लिक्ट। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, क्यों अटैक किया, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया जहाँ पे ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट करता है। यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब क्या है, देखो नॉर्मली जो यूरेनियम है वो उतना एनरिच्ड नहीं होता है कि उससे हम न्यूक्लियर वेपन बना सकें। तो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए हमें उस यूरेनियम को एनरिच करना पड़ेगा।
ठीक है। इसके लिए कुछ फैसिलिटीज़ थी, जैसे एक फैसिलिटी थी नतांज में, जगह का नाम याद रखो, एग्जामिनर हो सकता है आपसे मैच द फॉलोइंग टाइप करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो नतांज पे अटैक हुआ। अब इसमें 3-4 ऑपरेशंस का नाम है, वो ज़रूर ध्यान में रखो। इज़राइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लायन, ठीक है। उसके काउंटर में ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। यूएस ने ऑपरेशन लॉन्च किया मिडनाइट हैमर एंड इंडिया ने ऑपरेशन लॉन्च किया ऑपरेशन सिंधु। अब आपके माइंड में आएगा इंडिया ने क्यों? क्योंकि हमने जो इज़राइल और ईरान में जो फंसे हुए लोग थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया था, ठीक है। इसके अलावा एक ऑपरेशन और यहीं पे कर लेते हैं। एक ऑपरेशन है ब्लैक फॉरेस्ट। ये नक्सलाइट्स को खत्म करने के लिए रिसेंटली हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने लॉन्च किया था और हमारा गोल है 2026 तक नक्सल मुक्त भारत, ठीक है। ओके। उसके अलावा इज़राइल ने बराक मैगन जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो यूज़ किया था। बराक में इंडिया का एक सिग्निफिकेंट रोल है, इसलिए ध्यान में रखना। उसके अलावा ईरान है, उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको चोक कर सकते हैं, मतलब हम उसको ब्लॉक करेंगे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? देखो ये वाला जो रास्ता है पर्शियन गल्फ से, ये वाला जो रास्ता है कलर, हाँ, ये वाला रास्ता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। अगर ये क्लोज़ होता है तो एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है इस एरिया का? यहाँ से 20% ऑयल जाता है, दुनिया का 20% ऑयल इस एरिया से पास होता है। तो अगर ये क्लोज़ होता है तो ऑयल सप्लाई है वो एडवर्सली इम्पैक्ट होगी, सप्लाई एडवर्सली इम्पैक्ट होगी तो प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा, है ना? हम ईरान से अब उतना ऑयल इम्पोर्ट नहीं करते। रीज़न बीइंग क्या है कि यूएस की सैंक्शंस की वजह से हमने ईरान से इम्पोर्ट करना बहुत कम कर दिया है। एक यूएस का कानून है काटसा। काटसा क्या है? काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। सैंक्शंस का मतलब क्या है? रेस्ट्रिक्शंस है। तो इसके थ्रू उन्होंने ईरान पे और नॉर्थ कोरिया पे और रशिया पे सैंक्शंस लगाए हैं। रशिया से हम अब अच्छा खासा इंपोर्ट करते हैं, स्पेशली आफ्टर रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। हुआ क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बाद में वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया से खरीदना कम कर दिया, तो रशिया ने कहा कि हमें तो बेचना है, तो उन्होंने इंडिया को चीपर ऑयल ऑफ़र किया, सस्ता ऑयल ऑफ़र किया, तो हमने वहाँ से खरीदना शुरू कर दिया। अभी एक अच्छा खासा पोर्शन हम रशिया से खरीदते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है G7 समिट। सो G7 समिट रिसेंटली कनाडा में हुई थी और जगह का नाम है कर्नाटक। G7 में एक्चुअली 7 कंट्रीज़ हैं, पहले ये G8 हुआ करता था, रशिया को एक्सपेल किया, G7 बना। ईज़ी वे टू रिमेंबर है JUICE-GF, दैट इज़ जापान, यूएस, इटली, कनाडा, यूके, इंग्लैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखेंगे, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, हम एज ए गेस्ट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है रिलेटेड टू डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म। अब डब्ल्यूटीओ पे क्वेश्चन इस साल पूछे जाने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। रीजन बीइंग डब्ल्यूटीओ 1995 में आया था और इसके 30 साल पूरे हो रहे हैं। कैसे आया था? डब्ल्यूटीओ एक्चुअली जीएडब्ल्यूटी का सक्सेसर है। जीएडब्ल्यूटी क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अब जीएडब्ल्यूटी है वो माराकेश एग्रीमेंट से आया था। देखो अगर आप ये सारी चीज़ें पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगेगा, बट ट्रस्ट मी आप अगर किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करोगे तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और तो पढ़ेगा ही। हाँ, तो माराकेश एग्रीमेंट से ये आया है और माराकेश एग्रीमेंट कैसे साइन किया गया था? थ्रू उरुग्वे राउंड। अब देखो डब्ल्यूटीओ के साथ एक फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? सेकेंड, हाँ, फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि डब्ल्यूटीओ को लाया इसलिए गया था कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन किया जा सके। जीएडब्ल्यूटी में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म उतना अच्छा नहीं था। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब 2 कंट्रीज़ के बीच में अगर डिस्प्यूट हुआ तो डिसाइड कैसे करेंगे कौन सही है कौन गलत है, ठीक है? तो अब डब्ल्यूटीओ में एक्चुअली डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के लिए 3 लेवल हैं। पहला है कंसल्टेशन, मतलब आपस में बात करो। दूसरा है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, मतलब जस्ट लाइक हाई कोर्ट है हमारे यहाँ पे। थोड़ा-सा ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, टेक्निकली मत जाना। देन देयर इज़ अ अपीलेट बॉडी। अपीलेट बॉडी मतलब डीएसबी का अपील है, वो आप अपीलेट बॉडी में करोगे।
वो कह रहा है कि ये बॉडी फंक्शनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जजेस नहीं है। जजेस क्यों नहीं है? क्योंकि यूएस ने जजेस के अपॉइंटमेंट को ब्लॉक करके रखा है। तो इसी के कंटेक्स्ट में इंडिया ने कहा कि हमें ये सब रिफॉर्म करनी पड़ेंगी, अदरवाइज डब्ल्यूटीओ का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है। अब उसके अलावा इंडिया ने कुछ और चीज़ों की भी डिमांड की है। जैसे इंडिया ने कहा है कि हमें नॉन टैरिफ बैरियर है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। टैरिफ का मतलब देखो हाई टैक्स लगा दिया। इसके अलावा नॉन टैरिफ बैरियर भी होते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब क्या है कि नॉन टैक्स बैरियर्स लगा दिए। जैसे कंट्रीज़ ने कहा कि इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे एक प्रोडक्ट को। लेट्स से ये पेंसिल को सिर्फ 10 पेंसिल इंपोर्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करोगे। ये नॉन टैरिफ बैरियर है। ठीक है। उसके बाद इंडिया ने कहा है कि चाइना जैसी कंट्री है वो अपना जो प्रोडक्ट है वो सस्ते में बेचती है। कैसे? ए, बाय प्रोवाइडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सिडी, बहुत सारा सब्सिडी देती हैं। दूसरा, अपनी करेंसी को जानबूझ के डिवैल्यू करती हैं। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करना पड़ेगा, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। ठीक है। डिवैल्यूएशन मतलब जानबूझ के करना, डेप्रिसिएशन मतलब मार्केट फैक्टर्स की वजह से होना। ठीक है। उसके बाद डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, उसको सेटल करना, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ इंडिया ने फूड ग्रेन्स के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन की बात कही है। अब यहाँ पे भी एक छोटी सी चीज समझ लो। एक कॉन्सेप्ट है एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स का मतलब है वो सब्सिडीज जो ट्रेड को डिस्टोर्ट तो करेंगी लेकिन कुछ हद तक अलाउड हैं, और इसमें 10% लिमिट है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग मतलब अभी भी डेवलप हो रही हैं, और 5% किसके लिए? डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। अब इंडिया का आर्ग्यूमेंट है कि ये इतना सफिशिएंट नहीं है, तो इसके लिए एक टेम्परेरी सॉल्यूशन फाइंड आउट किया गया। उस सॉल्यूशन का नाम क्या है? पीस क्लोज। ये टेम्परेरी है। पीस क्लोज का मतलब क्या है कि इंडिया या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये 10% लिमिट को बाईपास कर सकती है। ठीक है। हाँ, इसके अलावा जो फिशिंग सब्सिडीज है, इस पे भी डिस्प्यूट है। फिशिंग सब्सिडीज का एक सिंपल एग्जांपल समझो। सरकार है, फिशरमैन को सब्सिडी देती है। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका कहना है कि पूरे देश की सब्सिडी का अमाउंट कंसिडर किया जाना चाहिए। मान लेते हैं इंडिया में 100 फार्मर, जो 100 फिशरमैन है, हर एक फिशरमैन को सरकार दे रही है 5 रुपए, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 500 रुपए। डेवलप्ड कंट्री बोल रही है आपका टोटल अमाउंट कंसिडर किया जाएगा, यानी कि 500 रुपए। इंडिया का आर्ग्यूमेंट कि टोटल अमाउंट कंसिडर करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि हम एक बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है। हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी देंगे तो टोटल अमाउंट तो ज़्यादा बनेगा, बट हम पर एक फिशरमैन को तो बहुत कम अमाउंट दे रहे हैं। तो इंडिया का आर्ग्यूमेंट है कि हम पर एक फिशरमैन को $35 दे रहे हैं, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में कुछ कुछ कंट्रीज में $76,000 मिल रहा है पर फिशरमैन को। तो हमारा डिमांड सिर्फ इतना है, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हमारा डिमांड सिर्फ इतना है कि अगर आपको सब्सिडी काउंट करना है, आप पर हेड काउंट करिए, ना कि टोटल अमाउंट। टोटल क्यों नहीं चाह रहे हम? क्योंकि टोटल की वजह से होगा क्या कि हमारा नंबर बड़ा बनेगा। हमारा नंबर बड़ा क्यों बनेगा? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। उन कंट्रीज़ में हमारे एक सिटी जितना पॉपुलेशन है, तो अगर वो पर पर्सन का कैलकुलेट करते हैं तो सीधी-सी बात है वो लॉस में जाएँगे। इसीलिए वो इंडिया को फोर्स कर रहे हैं कि आपको टोटल अमाउंट कंसिडर करना है। ये पूरा इश्यू है, ठीक है? नेक्स्ट है इकोवास। इकोवास क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। इसमें 15 कंट्रीज हुआ करती थी, अब 12 है, 3 ने छोड़ दिया है। हेडक्वार्टर अबूजा में है, जो कि नाइजीरिया में है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 50 साल पूरे हुए हैं। किस किस कंट्री ने छोड़ा है? 3 कंट्रीज, बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर, इन्होंने छोड़ दिया है। इंडिया इसमें ऑब्जर्वर है, कब से? 2004 से। नेक्स्ट है यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएनएससी में देखो 5 मेंबर तो परमानेंट है और 10 मेंबर हैं वो नॉन परमानेंट है। इन 10 में से 5 को रिसेंटली सेलेक्ट किया गया है, मतलब इलेक्ट हुए हैं। कौन कौन से हैं? बहरीन, कोलंबिया, डीआरसी, लातविया एंड लाइबेरिया। ठीक है। इंडिया का आर्ग्यूमेंट है कि ये जो P5 वाला पार्ट है इसको एक्सपेंड करो। ठीक है। इसके लिए एक G4 ग्रुप भी है जो ये डिमांड कर रहा है कि P5 वाले को एक्सपेंड करो, मतलब परमानेंट मेंबर्स को एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करने का मतलब और मेंबर्स को इंक्लूड करो। इसका अपोजिशन करता है एक और ग्रुप जिसको बोलते हैं कॉफी क्लब। ठीक है। ओके। इसके अलावा यूएनएससी से रिलेटेड दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें। पाकिस्तान को चेयर ऑफ तालिबान सैंक्शंस कमेटी बनाया है, मतलब तालिबान पे सैंक्शंस लगाने के लिए एक कमेटी है, उसको उसका चेयर बनाया है पाकिस्तान को। ठीक है, उनके लिए आसान हो जाएगा, उनको सब पता ही है तालिबान के बारे में। ओके, नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट क्या है? वाइस चेयर ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी। मतलब दिस इज एक्चुअली स्टूपिड। क्यों मैं बोल रहा हूँ? देखिए यहाँ पे इट शोज कि कंट्रीज हैं, दे आर नॉट सो सीरियस अबाउट टेररिज्म।
And on one side we are showing evidence that okay, Pakistan is sponsoring terrorism, and on other hand Pakistan is being considered as a vice chair of counter terrorism committee CTC, ठीक है। हाँ, तो ये अगेन वो शो करता है कि टेररिज्म है वो उसका यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज लैक ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट, ठीक है। नेक्स्ट है यूएन इकोसोक। इकोसोक क्या है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इंडिया इसके लिए 2026 से 2028 के लिए इलेक्ट हुआ है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है गावी। तो देखो गावी क्या था, पुराना नाम इसका होता था ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि यूएस ने कहा कि हम अब इसमें फंडिंग नहीं देंगे, मतलब हमें नहीं बनना है इसका पार्ट, सीधी सी बात है। एक आपने ट्रेंड नोटिस किया हो, जब से ट्रम्प है यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं, जहाँ पे भी खर्चे की बात होती है यूएस बोलता है हम नहीं जानते भाई कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन है, हमें बनना ही नहीं है इसका पार्ट, ठीक है। तो ये उन्हीं सब के कंटेक्स्ट में उन्होंने रिसेंटली गावी से भी पुल आउट कर लिया है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि एक अलायंस था वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन के लिए। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ से भी उन्होंने पहले ही पुल आउट कर लिया है। उसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट से भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। टीपीपी से वो पहले ही विड्रॉ कर चुके थे लास्ट टेन्योर में। टीपीपी क्या है? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। बाद में इसको रीनिगोशिएट करके सीपीटीपीपी बनाया गया। सीपीटीपीपी क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इसको रिसेंटली यूके ने ज्वाइन किया था। ये उन कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट है जो पैसिफिक ओशियन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। यूके डायरेक्टली नहीं शेयर करता, बट आफ्टर ब्रेक्जिट यूके को नए ट्रेड पार्टनर्स चाहिए थे, तो इसीलिए उन्होंने ज्वाइन कर लिया। यूके ने रिसेंटली इंडिया के साथ भी एफटीए साइन किया है। एफटीए क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। देखो मीडिएशन का एक सिंपल मतलब ये है कि कोर्ट से बाहर सेटल कर लेते हैं, बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझा लेते हैं। कोर्ट में क्यों नहीं? क्योंकि जुडिशियल सिस्टम है, उसमें डिले होता है, टाइम लगता है। अब इसके लिए दो मेजर सिस्टम है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कौन कौन सी? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। लेकिन चाइना ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है, नाम क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। क्यों? चाइना का कहना है कि ये दोनों है वेस्ट सेंट्रिक हैं, ये आईसीजे और पीसीए है, ये वेस्ट सेंट्रिक है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज डोमिनेट करती हैं, इसलिए हमने एक और नया मैकेनिज्म सेटअप किया है। इसमें किस टाइप के डिस्प्यूट होंगे? दो कंट्रीज के बीच में, एक कंट्री एक दूसरे कंट्री का नागरिक के बीच में, और जो कमर्शियल डिसएग्रीमेंट्स है उनके लिए ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करवाने का काम करेगी। नेक्स्ट है इंडिया किर्गिस्तान बीआईटी। बीआईटी का मतलब समझो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। बायलैटरल मतलब दो देशों के बीच में। अब देखो वर्ल्ड बैंक का एक ऑर्गेनाइजेशन है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट होगा तो उसके सेटलमेंट के लिए ICSID है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया का कहना है कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो जिस कंट्री के साथ डिस्प्यूट है हम उसके साथ बीआईटी के थ्रू सोल्व कर लेंगे। बीआईटी का बेसिक मकसद समझो, मान लेते हैं यूएस की कोई कंपनी है, लेट्स से टेस्ला, उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया। अब भारत सरकार ने एकदम से पॉलिसी चेंज कर दी तो टेस्ला को नुकसान होगा। अब टेस्ला इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कहाँ पे जाएगी? ये सब की बात हमने लिखी है बीआईटी में, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। इसीलिए इसको एक और नाम भी दिया गया है। नाम क्या दिया गया है? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। नाम से पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में एग्रीमेंट है फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की बात की गई है बीआईटी में। 2015 से हमने नया बीआईटी इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद में कई कंट्रीज के साथ बीआईटी साइन किया गया है, जैसे बेलारस है, ब्राज़ील है, यूएई है, उज़्बेकिस्तान है। हाँ, अब इसमें जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसमें एक इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है, वो समझ लो। फर्स्ट यूज लोकल रेमेडीज बिफोर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। इसका मतलब क्या है? कल को टेस्ला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो ऐसा नहीं है कि टेस्ला डायरेक्टली जाके किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया के अगेंस्ट में केस कर सकता है, नहीं। पहले उनको रेजोल्यूशन करवाने के लिए जो लोकल रेमेडीज है, लोकल रेमेडीज मतलब विद इन इंडिया जो सॉल्यूशंस हैं उनको यूज करना पड़ेगा। यूजुअली इसके लिए टाइमलाइन होती है 3 साल 5 साल। तो मान लेते हैं लेट्स से 5 इयर्स। तो पहले अभी अगर 2025 में डिस्प्यूट हुआ तो 2030 तक वो इंडिया में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोशिश करेंगे, जो हमारा लीगल सिस्टम है उसके थ्रू। उसके बाद भी अगर रिजोल्यूशन नहीं होता तब वो बाहर जाएंगे। ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। इस कंटेक्स्ट में अगर आपको और पढ़ना है तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ना अंतरिक्ष देवास की। अंतरिक्ष देवास ये रिसेंटली न्यूज में भी था, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर
मरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटीज। अब देखो नाम से पता चल रहा है मरीन सेक्टर के लिए है, ठीक है। रिसेंटली इसका एक काउंसिल मीटिंग हुआ था, सेकंड सेशन काउंसिल मीटिंग था, कहाँ पे, फ्रांस में। इंडिया ने इसमें एज ए वाइस प्रेसिडेंट इस मीटिंग को अटेंड किया था। अब फ्रांस में हुआ तो सीधी सी बात है, प्रेसिडेंट कौन हो जाएगा, उस पर्टिकुलर कंट्री का नाम हो जाएगा प्रेसिडेंट, इंडिया वाइस प्रेसिडेंट था, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट है वो इंडिया होस्ट करेगा, थर्ड जो IALA जनरल असेंबली है वो इंडिया होस्ट करेगा, कहाँ पे, मुंबई में। इसके अलावा जो IALA कॉन्फ्रेंस है वो भी मुंबई में ही होगी, ठीक है। ये 2027 में होगी, ये 25 में है। ये वाला जनरल असेंबली है और ये वाला कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है ज़ेंगिज़ूर कॉरिडोर। अब देखो ये कॉरिडोर कहाँ पे है, ये कॉरिडोर है एक्चुअली अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में। इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक एरिया डिस्प्यूटेड भी है जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है और IR का लास्ट टॉपिक है ई पासपोर्ट। ई पासपोर्ट का मतलब, ई का मतलब है ऑनलाइन, ठीक है। तो रिसेंटली नया पासपोर्ट मॉडल हमने लॉन्च किया है जिसमें बायोमेट्रिक डेटा होगा, RFID होगी। RFID का मतलब क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसको सिक्योर बना के रखना ताकि कोई भी उसके साथ फ्रॉड ना कर सके, ठीक है, मतलब फर्जी ना बना सके। ओके, ये हुआ हमारा IR सेक्शन खत्म। अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन, दैट इज इकोनॉमी। जस्ट ए सेकेंड, सुंदर बना के रखते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। ओके, हाँ, इकोनॉमी में पहला जो टॉपिक है, अगेन प्रीलिम्स में उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आ सकता बट इनडायरेक्टली आ सकता है। देखो हमारा मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में है, और रूरल एरिया में लास्ट के कुछ साल में, खास करके कोविड के बाद में, जो इनकम ग्रोथ है वो रिलेटिवली बेटर है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं टर्म यूज कर रहा हूँ रिलेटिवली। रिलेटिवली का मतलब क्या है, रिलेटिव का मेन काम क्या होता है, रिलेटिव्स का मेन काम होता है कंपैरिजन। तो रिलेटिवली का मतलब है इन कंपैरिजन टू। तो अर्बन के कंपैरिजन में रूरल एरियाज में इनकम ग्रोथ बेटर हुआ है, अर्बन में कम हुआ है, रूरल में ठीक ठाक हुआ है। तो उसकी वजह से रूरल कंजम्पशन है वो इंक्रीज हुआ है, अर्बन कंजम्पशन है ऑलमोस्ट स्टेगनेंट, ठीक है। इस बार एक्सपेक्टेशन है कि रूरल कंजम्पशन और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमारा बेटर देन नॉर्मल रेनफॉल है, बेटर देन नॉर्मल रेनफॉल है। ओके, हाँ, बस इसमें और कुछ ज़्यादा आपको हाई फाई नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लेना कि एक हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, इसका डेटा ज़रूर कर लेना। मैं भी करवा दूंगा बट स्टिल जब आप रिवाइज करो तो इसका डेटा एक बार ध्यान दे लेना, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस सर्वे के हिसाब से जो रूरल और अर्बन के बीच में गैप था, कंजम्पशन का गैप, कंजम्पशन मतलब कितना खर्चा होता है उसका गैप, तो ये गैप अब कम हो रहा है। गैप जो है वो कम हो रहा है, ये अच्छी चीज़ है। इसका मतलब इनइक्वालिटी कम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स का मतलब है आप अभी ऑर्डर करो 10 मिनट में आइसक्रीम आ जाएगी, तब तक आप रिवाइज कर लोगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्विक कॉमर्स। अब यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन क्विक कॉमर्स पे नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा एक तो डार्क स्टोर क्या बोलते हैं, आसपास में ही आपके वेयर हाउस होता है, गोदाम होता है, इसीलिए वो 10 मिनट में लेके आ सकते हैं। अगर दूर हुआ तो सीधी सी बात है 10 मिनट में नहीं लेके आ पाएंगे, ठीक है। हाँ, क्विक कॉमर्स में एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना, गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी का मतलब क्या है कि इनको गिग के बेस पे, गिग का मतलब समझ लो टास्क है, किसी एक टास्क के बेस पे काम मिला है, वो टास्क खत्म करेंगे, पेमेंट मिलेगा। पूरे महीने का कोई पेमेंट नहीं है, किसी कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है। अच्छा, टास्क क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जो स्विगी के डिलीवरी बॉयज हैं तो उनका टास्क क्या है, उनका टास्क है वो एक पर्टिकुलर डिलीवरी करना, उस डिलीवरी के लिए उन बेचारों को जो भी पैसा मिलेगा, लेट्स से 20-30 रुपए, ठीक है। उनका कोई मंथली फिक्स सैलरी नहीं है। अब गिग वर्कर्स है, ये भी दो टाइप के होते हैं। देखो, एक होते हैं प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स। प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर का मतलब क्या है, किसी ऐप या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर रहे हैं, तो ब्लिंकिट, ये जोमेटो, ये सारे वाले प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स हैं। एक और टाइप के गिग वर्कर होते हैं नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड। नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो वो गिग वर्कर ही, लेकिन किसी ऐप या किसी उस वेबसाइट के थ्रू नहीं आया, उनको डायरेक्टली काम मिला है, ये नॉन प्लेटफॉर्म है। एक रिसेंटली कर्नाटक सरकार ने
जो प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, ये भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है एसेट मोनेटाइजेशन। अब देखो एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब दो टर्म है, एसेट और मोनेटाइजेशन। आपके पास कोई एसेट है, कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को बेचना नहीं है, फिर भी उससे पैसे कमाने हैं। कैसे? बाय गिविंग दैट प्रॉपर्टी ऑन लीज। भारत सरकार के पास एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से पैसे कैसे कमाएंगे? एक तरीका है बेच दो, दूसरा तरीका है किसी प्राइवेट प्लेयर को दे दो, प्राइवेट प्लेयर मैनेज करेगा, उसका एक हिस्सा सरकार को देगा। इस चीज को बोलते हैं एसेट मोनेटाइजेशन। ये डिसइन्वेस्टमेंट से कैसे अलग है? डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार बेचती है, इसमें सरकार बेच नहीं रही है, ओनरशिप अभी भी सरकार के पास है। अब ये न्यूज में क्यों था? देखो NMP 1 था, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 1। इसका गोल था 6 लाख करोड़ रुपए अरेंज करना। कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, लेट्स से हमारा कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, कोई ऑलरेडी एयरपोर्ट बना हुआ है, एक एग्जांपल के तौर पे लेट्स से दिल्ली का एयरपोर्ट है, इससे पैसे कमाएंगे, फिर इस पैसे से नए प्रोजेक्ट बनाएंगे, नए प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, एग्जिस्टिंग वाले को क्या बोलते हैं? ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। हाँ, ग्रीन फील्ड यानी नए। ये नए प्रोजेक्ट बनाएंगे किसके थ्रू? उस स्कीम का नाम है, पहले इस स्कीम का नाम था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, बाद में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? PGS। PGS क्या है? PM गति शक्ति। PGS का ऑफिशियल पूरा नाम क्या है? नेशनल मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और नेशनल मल्टी मॉडल मास्टर प्लान। मल्टी मॉडल मास्टर प्लान। हाँ, मल्टी मॉडल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिफरेंट मोड मतलब क्या? मतलब है रेल ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। हाँ, तो ये तो NMP 1 की बात हुई। अब 2025 का जो बजट था उसमें NMP 2 अनाउंस किया है। इसका गोल क्या है? इसका गोल है 10 लाख करोड़ रुपए अरेंज करना, ठीक है। ये इतना ध्यान में रखना है आपको। हाँ, नेक्स्ट है FDI। अब देखो FDI में एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, एक तो अरविंद मायाराम कमेटी है जिन्होंने FDI और FDI के बीच में डिफ्रेंशिएशन की बात की थी, डेफिनेशन की बात की। 10% से ज़्यादा हुआ तो उसको हम बोल देंगे FDI, 10% से कम हुआ तो उसको हम बोल देंगे FPI। FPI मतलब क्या? FPI मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा आना, ठीक है। अब देखो दो टर्म है यहाँ पे भी, ग्रोस और नेट। ग्रोस का मतलब टोटल कितना आया, टोटल इनफ्लो कितना आया। अब उस कितना आया में से कुछ पैसा वापस भी जाएगा, लेट्स से इंडिया की कंपनीज हैं वो भी बाहर इन्वेस्ट करेंगी, वो पैसा वापस जाना हुआ। उसके अलावा लेट्स से एप्पल ने इन्वेस्ट किया था कुछ पैसा, लेट्स से $100 बिलियन, और अगले साल उन्होंने कुछ पैसा निकाल के वापस US ले गए, आउटफ्लो हुआ। तो नेट का मतलब क्या है? आउटफ्लो माइनस इनफ्लो। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारा ग्रोथ तो ठीक ठाक है, ग्रोथ में ज़्यादा चेंज नहीं आया है, थोड़ा सा डाउन हुआ है, बट नेट है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। क्यों डाउन हुआ? क्योंकि आउटफ्लो हमारा इंक्रीज हो गया। इसको एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए, सेकेंड, नहीं तो फिर आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। कितना इनफ्लो था माइनस कितना आउटफ्लो था, ठीक है। हाँ, तो इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है आउटफ्लो ज़्यादा है। आउटफ्लो ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है, इसका मतलब है हमारी कंट्री में बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तभी तो दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को सुधारना पड़ेगा। ये बात, सेम बात इकोनॉमिक सर्वे ने भी की है, और इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे ने रिकमेंड किया था डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन का मतलब क्या है कि हमें अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये टर्म आप मेंस में जब आप आंसर लिखो तब आप वहां पे चिपका सकते हो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में 4-5 चीजें समझ लो। टोटल 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं, 2030 तक अचीव करना है, ठीक है। एक ब्रंटलैंड कमीशन था, उन्होंने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें इनका एक रिपोर्ट था, आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर कब का रिपोर्ट है? 1987 का, ठीक है। हाँ, ओके, जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, ओके। अब इसी कंटेक्स्ट में पैसे चाहिए हमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए पैसे चाहिए। उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम है फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाम से पता चल रहा है पैसे अरेंज करने हैं।
इसका फोर्थ सच कॉन्फ्रेंस हुआ था कहाँ पे, स्पेन में हुआ था। स्पेन में भी कहाँ पे, सेविले में, इसीलिए सेविले कमिटमेंट की बात आई। इसका मेन मतलब क्या है, मकसद क्या है, मकसद है डेवलपिंग कंट्रीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए जो पैसे की जरूरत है उस जरूरत को पूरा करना है हमें, यानी फाइनेंसिंग गैप है उसको फुलफिल करना है। कितने की जरूरत है, 4 ट्रिलियन एनुअली, ठीक है, इतने ही पैसे की जरूरत है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है, सविले कमिटमेंट क्या है, तो डायरेक्टली आप याद रख लेना, फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना है हमें किसके लिए, एसडीजी अचीव करने के लिए। अब जैसे ही पैसे की बात आई तो यूएस ने कहा कि टाटा बाय बाय, हम नहीं जानते क्या चीज है, और उन्होंने कहा हम एग्जिट ले रहे हैं, ठीक है। और एसडीजी की अगर मैं बात करूं तो एसडीजी के कंटेक्स्ट में एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखना, ग्लोबल लेवल पे एक इंडेक्स जारी होती है जिसको एसडीएसएन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। इंडिया लेवल पे जो इंडेक्स होती है उसको नीति आयोग जारी करता है। तो पहली बार हम ग्लोबल इंडेक्स में पहली बार टॉप 100 में आए हैं, हमारा रैंकिंग क्या है, 99th। इंडिया लेवल अगर इंडेक्स की मैं बात करूं, जस्ट ए सेकेंड, तो इंडिया लेवल इंडेक्स में केरला एंड यूके टॉप पोजीशन पे, इनका स्कोर है 79। इंडिया का ओवरऑल स्कोर है 71, बिहार इसमें बॉटम पोजीशन पे है। सेकेंड, और बिहार बॉटम पोजीशन पे, कितना स्कोर है बिहार का, बिहार का स्कोर 57। बिहार के बाद है झारखंड, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है अमृत मिशन, नाम से ही पता चल रहा है, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, ठीक है। ये स्मार्ट सिटीज से कैसे अलग है, स्मार्ट सिटीज में बेसिकली हम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अटल मिशन में सॉरी अमृत मिशन में हम रेट्रोफिटिंग की बात कर रहे हैं। रेट्रोफिटिंग का बेसिक मतलब क्या है, जो ऑलरेडी सिटी बनी हुई है उसमें बेसिक सुविधाएं हम इंश्योर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों न्यूज में था, क्योंकि 10 साल पूरे हुए हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है, सेंट्रल स्टेट दोनों एक साथ पैसे देंगे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंडिंग देगी। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यही मिनिस्ट्री है। इसका एक और स्कीम है पीएम स्वनिधि, ये किसके लिए है, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा जो रिसेंट बजट आया था उसमें भी सरकार ने एक अर्बन चैलेंज फंड अनाउंस किया है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, और इस फंड का कॉर्पस है 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, आरबीआई का एक इनिशिएटिव है ताकि डिजिटल पेमेंट में जो फ्रॉड है उसको रोका जा सके। अब यहाँ पे फ्रॉड के कंटेक्स्ट में एक चीज ध्यान में रख लेना, म्यूल अकाउंट। म्यूल अकाउंट क्या होता है, देखो लेट्स से कोई स्कैमस्टर्स हैं, अब वो खुद के अकाउंट में तो पैसे डलवाएंगे नहीं, क्योंकि जिस दिन छानबीन होगी वो पकड़े जाएंगे, तो वो किसी रैंडम अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे, लेट्स से किसी अपने पुराने ओल्ड अंकल के अकाउंट में। अब बेचारे अंकल को पता भी नहीं है कि उनके अकाउंट के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसे अकाउंट को हम बोलते हैं म्यूल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है पीएसएल गाइडलाइंस फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक का मेन मकसद ये है कि स्मॉल बोरोवर्स को ज़्यादा लोन दिया जा सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल बोरोवर्स को टैकल किया जा सके। बड़े बैंक इनको लोन क्यों नहीं देना चाहते, बड़े बैंक बड़ी मछली को लोन देना चाहते हैं, ये बड़े बैंक के लिए उतना मेन टारगेट नहीं है। ओके, इसके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप किए गए। अब इन बैंक्स के लिए पहले पीएसएल रिक्वायरमेंट होता था 75%। पीएसएल क्या है, मतलब जो वल्नरेबल सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के उनको लोन देना है। वल्नरेबल सेक्टर्स कौन से हैं, जैसे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वल्नरेबल क्यों है, एग्रीकल्चर में फिक्स इनकम नहीं है, मंथली इनकम नहीं है, बारिश अच्छी हुई नहीं हुई तब के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इनकम कैसा होगा, तो बैंक लोन नहीं देना चाहते। क्यों, डिफॉल्ट का रिस्क ज़्यादा है, एनपीए का रिस्क ज़्यादा है। इसके लिए पीएसएल गाइडलाइंस जारी की। पहले जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स हैं डीसीबी, उनके लिए रिक्वायरमेंट है 40%। एसएफबी यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनके लिए रिक्वायरमेंट था ये 75%, अब उसको कम कर दिया है 60%। एक और चीज यहाँ पे कवर कर लेना, आपका होमवर्क है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए पीएसएल रिक्वायरमेंट कितना है, ठीक है। नेक्स्ट सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखो सागरमाला एक इनिशिएटिव है जिसका मेन फोकस है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, सागर से ही नाम ध्यान में रख लेना। इसके लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए सरकार ने रिसेंटली एनबीएफसी सेटअप की है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब एक ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विस दे रही है बट बैंक नहीं है। एक सिंपल सेंस में फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी जो बैंक नहीं है, ठीक है। ये लोन देगी किस किस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, मैरीटाइम सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसीलिए इसको बोला गया है फर्स्ट एनबीएफसी इन मैरीटाइम सेक्टर।
सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सरकारी कंपनी है, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिजीनियस, इंडिजीनियस मतलब मेड इन इंडिया। पोलर रिसर्च वेसल, नाम से पता चल रहा है पोलर एरियाज में रिसर्च करने के लिए वेसल है जो इंडिजीनियसली तैयार की जाएगी। कौन तैयार करेगा? जीआरएससी। जीआरएससी क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। मदद कौन करेगा? नॉर्वे की कोंग्सबर्ग ओस्लो की कंपनी है, वो इसमें मदद करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर एक रिपोर्ट थी, कुछ नहीं है उसमें ज़्यादा आपको ध्यान में रखना। एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी 16% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, लगभग 46% पॉपुलेशन इस पे डिपेंडेंट है। अगर मैं ग्लोबली बात करूं, एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रफली 4% है। चाइना की बात करूं तो रफली 7% है। तो मतलब अभी भी हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है दैट इज मच हायर देन ग्लोबल एवरेज। नेक्स्ट है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। देखो इंटरेस्ट सबवेंशन का बेसिक मतलब क्या है कि आपको सस्ते इंटरेस्ट पे लोन देना। तो सरकार केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो फार्मर्स उनको सस्ते इंटरेस्ट पे लोन देती है। कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा? 7% इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। सरकार है, ऊपर का जो इंटरेस्ट बनेगा वो सरकार पे करती है। ऊपर का कितना है? 1.5%। ये सरकार लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। नाम से पता चल रहा है एक क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि रिसेंटली इसका एक सेंटर है हैदराबाद में सेटअप किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल टर्मरिक बोर्ड, हल्दी के प्रमोशन के लिए बोर्ड सेटअप किया गया है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर होगा? इसका हेडक्वार्टर निजामाबाद में होगा जो तेलंगाना में। इसको गोल्डन स्पाइस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है नैनो फर्टिलाइजर्स। नैनो का मतलब क्या है? देखो एक नैनो लेयर है, कोटिंग कर दी है एक फर्टिलाइजर का, एक जो पार्टिकल है, क्रिस्टल है, उसके अराउंड कोटिंग कर दी। कोटिंग से होगा क्या? कोटिंग मतलब एक लेयर लगा दी। और इससे होगा क्या कि जो इरिगेशन है उससे वो जल्दी पिघलेगा नहीं, तो स्लोली स्लोली रिलीज होगा। उससे क्या होगा? उससे इफिशियंसी बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा? फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, फार्मर के पैसे बच जाएंगे, ठीक है। अब जो इंडिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट है वो इफ्को ने सेटअप किया था। इफ्को क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ठीक है। ये दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट था। लिक्विड यूरिया था। लिक्विड मतलब अगेन लिक्विड फॉर्म में है। अगर आपने यूरिया देखा नहीं तो ऐसे सॉलिड सॉलिड व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। अब ये 500 ml का नैनो यूरिया है, ये 45 kg के बराबर है। अब सोच सकते हो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे क्या असर होगा। ऑफ कोर्स सस्ता हो जाएगा। यूरिया है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होता है, फिर डीएपी सबसे ज़्यादा यूज होता है। डीएपी सेकंड हाईएस्ट यूज्ड फर्टिलाइजर है इंडिया में। ओके, हाँ तो पहला नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पे लगाया था? ये कलोल में लगाया था। कहाँ पे है? गुजरात में है। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इफ्को है वो ब्राज़ील में अपना नैनो फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप करेगी, और ये इसका पहला ओवरसीज प्लांट होगा। ओवरसीज मतलब आउटसाइड इंडिया। ओके, विद दिस इकोनॉमी सेक्शन इज ओवर। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। टू भी नहीं, 1 मिनट दे दो बस मेरे को। आई विल बी बैक। सेशन को यहीं पे कंटिन्यू करेंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सॉरी आप लोगों का टाइम वेस्ट करवाने के लिए। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में देखो सबसे पहला जो न्यूज़ है दैट इज फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, उसके लिए मंजूरी दी है। ये है एएमसीए। एएमसीए क्या है? एएमसीए का बेसिक मतलब है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। कॉम्बैट मतलब फाइट में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब इसके कंटेक्स्ट में एक और इम्पोर्टेंट टर्म ध्यान में रखना, सीसीएस। सीसीएस क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी।
इसको हेड कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे। कौन कौन इसमें मेंबर है? होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स कैबिनेट कमेटी होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इसके हेड कौन होते हैं? इसके हेड होंगे एचएम। ठीक है, उसके बाद एक सीसीईए होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके प्राइम मिनिस्टर हेड है, और यही है जो एमएसपी और एफआरपी के लिए फाइनल अप्रूवल देती है। ठीक, ओके। नेक्स्ट सिल्वर नोटिस। देखो सिंपल सेंस क्या है, कोई क्रिमिनल है, इंडिया से भाग गया, उसका प्रॉपर्टी दूसरे देश में है, अब इंडिया का जुरिस्डिक्शन नहीं है वहाँ पे। इन सब काम के लिए है एक इंटरनेशनल पुलिस, नाम है इंटरपोल, है ना। अगर आपने डॉन मूवी अच्छे से देखी होगी तो उसमें रोमा है, वो इंटरपोल से थी, है ना। डोंट आस्क मी रोमा कौन थी। ओके, अब इंटरपोल है, वो अलग अलग नोटिस इशू करती है। उसमें एक नया टाइप का नोटिस है, दैट इज सिल्वर नोटिस। सिल्वर नोटिस किस कंटेक्स्ट में इशू किया जाता है, सिर्फ इतना समझ लो, बाकी सब है स्टैटिक पार्ट है। अगर कोई फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा, जो इंडिया से भाग गया है, उसका एसेट, उसका प्रॉपर्टी लेट्स से इटली में है, तो हम तो डायरेक्टली उसका प्रॉपर्टी सीज नहीं कर सकते, हमें इटली गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे हर एक कंट्री के साथ कोऑर्डिनेशन करना भी मुश्किल है, इसके लिए हम इंटरपोल में बात करेंगे। इंटरपोल है, फिर वो इटली से बात करेगा सिंप्लीफाइड सेंस में। हमारे बिहाफ पे कौन बात करेगा? तो इंडिया की तरफ से जो बॉडी है दैट इज सीबीआई। ठीक है, सीबीआई एक चीज ध्यान में रख लेना, हालांकि आपने पढ़ा ही होगा, सीबीआई है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में है। ठीक है, दूसरी बात, सीबीआई नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है। इसका पावर कहाँ से आता है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 46। इसके अलावा भी पुराने और कई टाइप के नोटिस हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो चांसेस ज़्यादा है सिल्वर नोटिस से आएगा। ठीक है, हाँ पुराने भी हैं, तो आप ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें एक बार देख लेना, एग्जाम से पहले देख लेना, अननेसेसरी उसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है ट्रायल रुद्रास्त्रा। तो एक्चुअली ये एक यूएवी है। यूएवी का मतलब क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड मतलब आदमी नहीं है, एरियल मतलब हवा में उड़ रहा है, व्हीकल है। अरे ड्रोन का ये एक फैंसी नाम है। ठीक है? हाँ, तो इसका रिसेंटली टेस्टिंग हुआ था। किसने बनाया है इसको? बनाया है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने। ठीक है, ये हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग व्हीकल है। वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग का मतलब क्या है? देखो, एयरक्राफ्ट है, पहले ऐसे जाएगा, ऐसे टेक ऑफ करेगा, पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, फिर ये ट्रेजेक्ट्री बनेगी। जो वर्टिकल टेक ऑफ है, इसका मतलब यहीं से सीधा ऊपर उठ जाएगा। तो ड्रोन के पास में वो कैपेबिलिटी है, क्योंकि ये लाइट होते हैं, दे कैन टेक ऑफ डायरेक्टली। ठीक है, हाँ, तो सर्वेलेंस पर्पज के लिए इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज इन न्यूज। तो ये बेसिकली दो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है दैट इज पासेक्स, इंडिया यूके के बीच में नावल एक्सरसाइज थी। कहाँ पे हुई थी? अरबियन सी में। नेक्स्ट है कॉन्क्वेस्ट, ये मंगोलिया में हुई थी। मंगोलिया से एक चीज ध्यान में रख लेना, सीबीडी है, सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड सीसीडी कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये वाली तो होगी मंगोलिया में नेक्स्ट, और सीबीडी वाली होगी आर्मेनिया में। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा चीज ध्यान में रखो। देखो, एनवायरमेंट में तीन मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। पहला है यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट से रिलेटेड है। दूसरा है यूएनसीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। और तीसरा है यूएनसीसीडी, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, अब इसका कॉप 16 सऊदी में हुआ था। नेक्स्ट कहाँ पे होगा? मंगोलिया में होगा। इजी वे टू रिमेम्बर, मंगोलिया का एक डेजर्ट बहुत फेमस है। कौन सा डेजर्ट फेमस है वो आप याद रखेंगे। हाँ, डाइवर्सिटी वाले का कॉप 16 हुआ था कैली कोलंबिया में। 17 है वो कहाँ पे होगा? आर्मेनिया में, येरेवान करके एक जगह है। यूएनएफ ट्रिपल सी का तो आपको पता ही है, बाकू में हुआ था 29, और 30 होगा बेलम में। ये कहाँ पे है? ब्राजील में। और ब्राजील रिसेंटली होस्ट था किसका? ब्रिक्स समिट का, है ना। और लास्ट ईयर ब्राजील G20 समिट का होस्ट था, इस ईयर G20 समिट का होस्ट है साउथ अफ्रीका। तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे रिवाइज करेंगे, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो सेक्टर है दैट इज एनवायरमेंट। देखो रिसेंटली, हाँ,
रिसेंटली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हुई थी। कहाँ पे हुई थी? फ्रांस में हुई थी और अफ्रीकन यूनियन ने इसको ज्वाइन कर लिया। अफ्रीकन यूनियन ने रिसेंटली G20 को भी ज्वाइन किया था। ठीक है। CDRI है, वो इंडिया का एक इनिशिएटिव है। CDRI का मतलब क्या है? कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जो डिजास्टर के सामने टिक पाए। ठीक। हाँ, इस जो कॉन्फ्रेंस का जो थीम था वो था शेपिंग ए रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर कोस्टल रीजन। सिर्फ कोस्टल याद रखो, सब कुछ चीज़ आप रट के नहीं जा सकते। मतलब आप शक्तिमान थोड़े हो, जो सारी चीज़ें आप रट सकते हो, सिर्फ कोस्टल ध्यान में रखना। इसके बाद एक कॉल टू एक्शन फॉर कोस्टल रेजिलियंस इन SIDS स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। देखो प्रॉब्लम क्या है, छोटे आइलैंड है, आइलैंड मतलब चारों साइड पानी है, छोटे आइलैंड है, के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है नहीं। क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रही हैं, ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए ये आइलैंड है, ये रिस्क में है, इसीलिए इनको रिसोर्सेज चाहिए और इसी के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। CDRI की बात करें, उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, 2019 में लॉन्च किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही लॉन्च किया था। कहाँ पे? क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फाइनेंसिंग। नाम से पता चल रहा है हमें डिजास्टर को होने से ही रोकना है। ठीक है। अब अर्थक्वेक को डायरेक्टली नहीं रोक सकते, लेकिन हम ऐसा बिल्डिंग बना सकते हैं जो अर्थक्वेक के सामने विदस्टैंड हो सके, टिक सके। ठीक है। उसके कंटेक्स्ट में एक UNDRR है, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इनका एक असेसमेंट रिपोर्ट है रिजिलियंस पेस। ठीक है। अब डिजास्टर एक हाइगो फ्रेमवर्क हुआ करता था, फिर उसके बाद उसका सक्सेसर आया सेंडाई फ्रेमवर्क। रखना डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड है। हाँ। इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो मैगजीन में नहीं है, आपको खुद कवर करनी है। एक ग्रीन बॉन्ड है। बॉन्ड का सीधा मतलब क्या है? आप किसी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए लोन ले रहे हो। ठीक है। और कैट बॉन्ड कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड है। कैटास्ट्रोफिक मतलब अगर तबाही ही हुई, अगर डिजास्टर आया उससे तबाही हुई, तो ये बॉन्ड से पैसे वापस लिए जा सकते हैं। सिंपल सेंस में देखो, गवर्नमेंट है, ये बॉन्ड इश्यू करेगी, जो भी ये बॉन्ड को खरीदेगा उसको इंटरेस्ट अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन अगर डिजास्टर आया तो सरकार है ये पैसा ले लेगी, वापस नहीं देगी। का ये मतलब है। डिजास्टर नहीं आया तो आप अमीर हो जाओगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो हाई रिस्क हाई रिवार्ड। रिस्क क्या है? पैसे डूब सकते हैं। रिवार्ड क्या है? बहुत सारा इंटरेस्ट मिलेगा। प्रिंसिपल तो मिलेगा ही ऑब्वियसली। हाँ, लेकिन डिजास्टर आया तो नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है मैरीटाइम डिजास्टर। मैरीटाइम डिजास्टर का मतलब क्या है? देखो रिसेंटली 2-3 जहाज हैं, वो न्यूज। एक है MSC Elsa 3। ठीक है। ये लाइबेरिया का एक शिप था जिसने केरला कोस्ट पे का ऑयल स्पिल हुआ जिसकी वजह से नुकसान हुआ। उसके बाद एक वान हाई MV वान हाई, ये सिंगापुर का एक शिप था। इसकी वजह से भी केरला कोस्ट पे काफ़ी पोल्यूशन हुआ। ठीक है। मैंने कहा कि जब ये ऐसे जहाज आते हैं तो वो अपने अंदर जो केमिकल्स लेके आते हैं, मतलब जो भी वो ट्रांसपोर्ट करते हैं केमिकल्स, उसके बारे में क्लियरली बताते नहीं हैं। उस इन्फॉर्मेशन को छिपा के रखते हैं। ठीक है। इसके लिए इंडिया ने कहा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि हमें पता रहे। दूसरी बात, सैटेलाइट ट्रैकिंग होनी चाहिए। तीसरी बात, अगर इन्होंने कुछ नुकसान किया है तो इनको इंश्योरेंस है उसके थ्रू कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। ये IMO में हमने ये बात रखी थी। IMO क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है, लंदन। नेक्स्ट क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना, तो इम्पोर्टेंट है। इस साल अगर आप क्रिकेट के फॉलोअर हो तो दो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुए हैं क्रिकेट हिस्ट्री में। एक तो RCB ने IPL जीता है, IPL, और एक साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, WT। ठीक है। दोनों ही बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है, मतलब अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो। अब हुआ क्या कि RCB ने सेलिब्रेशन इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ऑर्गेनाइज करवाया, भीड़ कंट्रोल से बाहर हो गई, भगदड़ हो गई, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। उसके बाद एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया गया। कमीशन का नाम है जस्टिस कुन्हा पैनल। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मेंस में ऑफ कोर्स आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा अलग से कवर करना है। नेक्स्ट है भारत फोरकास्ट सिस्टम। फोरकास्ट का मतलब वेदर फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं। किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने। इसके थ्रू डेवलप किया गया है IITM। IITM क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। कहाँ पे है? पुणे। सीधी सी बात है, इसमें जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होगी और हमारे पास बेटर वेदर फोरकास्टिंग मैकेनिज्म होंगे तो हम डिजास्टर्स को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। जैसे अगर हमें पता हो साइक्लोन आने वाला है तो हम लोगों को इवैक्यूएट कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है ILO कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल हैजार्ड। देखो ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सीधी सी बात है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका मेन फोकस किस पे होगा, लेबर पे, लेबर यानी वर्कर की सेफ्टी के लिए। ये कॉन्फ्रेंस है वर्कर की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, ताकि वर्कर किसी भी बायोलॉजिकल हैजार्ड का शिकार ना बने। यानी अगर आपकी केमिकल फैक्ट्री है, अगर आप केमिकल फैक्ट्री में काम करते हो, केमिकल से आपको नुकसान नहीं होना, इसके लिए ये कन्वेंशन है। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो बायोलॉजिकल हैजार्ड एट वर्क पे अडोप्ट की गई है, कन्वेंशन नंबर 190। ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे वर्कर्स हैं उसको सेफ रखना। अब ये सब पे लागू होगी, फॉर्मल इनफॉर्मल। इंडिया इस बात से खुश नहीं है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर पे अगर लागू होगी तो बात है इनफॉर्मल सेक्टर का कॉस्ट बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ जाएगा तो हो सकता है शायद ये सब चीज़ें वो मैनेज ना कर पाएँ, कि इनफॉर्मल है मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज के पास में। नेक्स्ट है स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग। कार्बन प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट समझो। मान लेते हैं, अगेन मैं हर एक क्लास में सेम ही एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं आप 5 चॉकलेट खा सकते हो हर दिन, मैक्सिमम है। अगर आपको 5 से ज़्यादा खानी है तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 3 ही खाई, आपका लिमिट कितना था 5, आप ये 2 चॉकलेट को बेच सकते। किसको बेचोगे? जिसको 5 से ज़्यादा खानी है, वो आपको पैसे दे देगा। इस तरीके से हम कार्बन ट्रेडिंग कर रहे हैं। जिसने कम कार्बन एमिट किया वो उतना कम यूनिट को बेच सकता है किसी ऐसे इंसान को जिसने ज़्यादा एमिट कर दिया। ठीक है? इस मार्केट को बेसिकली बोलते हैं कार्बन मार्केट, और इसके लिए क्या भाव होगा उसको बोलते हैं कार्बन प्राइसिंग। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी, रिपोर्ट का नाम है स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इतना काफ़ी है। हाँ, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया। ये WMO का एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के हिसाब से एशिया में टेम्परेचर है वो ग्लोबल एवरेज से दुगुना फास्ट स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। मतलब एशिया है वो ज़्यादा जल्दी वार्म हो रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, फ्लड का रिस्क होगा, उसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी। तब आप बोलोगे फ्लड से वाटर स्कार्सिटी कैसे, कि मेल्टिंग की वजह से एक एक टाइम के बाद में सारी ग्लेशियर्स अगर मेल्ट होती जाएंगी तो डिजास्टर का रिस्क बढ़ता जाएगा। ठीक है। ऊपर से ग्लेशियर्स हैं, दे आर द कंसिस्टेंट सोर्स फॉर रिवर्स। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। नाम से पता चल रहा है ग्रीन इंडिया यानी पेड़ पौधे लगाने पे फोकस है, तो एफोरेस्टेशन करना है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन माने, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब जो कार्बन हमने एमिट किया है उसको वापस कैप्चर करना है। ठीक है। पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए एक कैंपा फंड है। कैंपा फंड का मेन काम क्या है, देखो आपने एक फैक्ट्री लगानी है इस एरिया में। फैक्ट्री लगाने के लिए मान लेते हैं कुछ पेड़ काटे गए। अब आपने पेड़ तो काट दिए, अब ऐसा भी नहीं है कि पेड़ बचाने के लिए फैक्ट्री ही बंद कर दें, काम भी देना है। तो हम इन पेड़ों को काटेंगे, आप बदले में कैंपा फंड में पैसे डालोगे। ठीक है। इस फंड की मदद से हम नए पेड़ लगाएंगे। कैंपा का फुल फॉर्म से ही समझ जाओगे, एफोरेस्टेशन कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। आपने कंपनसेशन दिया पेड़ काटने का, उस पैसे से हम नए पेड़ लगाएंगे। नेक्स्ट है ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक 2025। ये OECD का एक रिपोर्ट है। सीधी सी बात है, इसके हिसाब से लगभग 40% जो लैंड है हमारी वो ड्रॉट का रिस्क फेस कर रही है। इसके कंटेक्स्ट में यदि याद रख लेना। हाँ, ये वो वाला CCD नहीं है, कॉफ़ी पीने वाला। बेसिकली इट इज़ अ कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का। COP 16 हुआ था सऊदी में, COP 17 होगा बोलिया। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल ओशन डार्कनिंग थ्रेटन अंडर वाटर इकोसिस्टम। देखो इसका मतलब समझो। ओशन का जो टॉप लेयर है वो अगर थिक हो गया, टर्बिड हो गया, गाढ़ा हो गया, तो उसकी वजह से होगा क्या कि सनलाइट पेनिट्रेट करके नीचे नहीं जा पाएगी। नीचे नहीं जा पाएगी तो नीचे के जो मरीन ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे विदाउट सनलाइट। अब ये थिक क्यों हो गया, एक कारण है प्लास्टिक पोल्यूशन, दूसरा कारण है एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या है, देखो एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज की वजह से वाटर बॉडीज में वो फर्टिलाइजर जाएगा, उससे एल्गल ग्रोथ होगा। एल्गल ग्रोथ की वजह से ऊपर की लेयर बन जाएगी, एक मोटी लेयर बन जाएगी। अगेन मैं उसको ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इस लेयर की वजह से नीचे सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, ये पूरा रिस्क है। नेक्स्ट है ब्लू NDC। NDC क्या है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो आप खुद के लिए टारगेट सेट करते हो कि मेरे को आज इतना पढ़ना है, वैसे ही कंट्रीज अपने लिए टारगेट सेट करती हैं कि वो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए यानी क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए क्या क्या स्टेप लेंगी। इसको बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब रिसेंटली थर्ड UN ओशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पे हुई थी, फ्रांस में हुई थी। किसने होस्ट करवाया था, फ्रांस प्लस कोस्टा रिका ने होस्ट करवाया था।
इस कॉन्फ्रेंस में एक नया इनिशिएटिव अनाउंस किया गया, ब्लू एनडीसी। ब्लू मतलब ओशन से रिलेटेड आप क्या करने वाले हो, ठीक है? तो इसको लॉन्च किसने किया? ब्राज़ील और फ्रांस ने इसको लॉन्च किया है और 8 कंट्रीज़ ने जॉइन किया है। कौन-कौन से 8 कंट्रीज़ हैं? अगेन आपसे शायद इतना सब डिटेल में तो नहीं पूछेगा, बट फिर भी नाम देख लेना एक बार। नेक्स्ट है, 2 नई रामसर साइट राजस्थान में ऐड की गई हैं। रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? वेटलैंड से रिलेटेड। वेटलैंड का मतलब क्या है? ऐसी ज़मीन जो पानी में सबमर्ज्ड रहती है, ठीक है? तो टोटल साइट वेटलैंड साइट है 91। जो राजस्थान में 2 नई साइट ऐड हुई है, वो है मिनार और खीचान। नेक्स्ट है ग्रेटर फ्लैमिंगो सैंक्चुरी। ये रिसेंटली तमिलनाडु ने ये सैंक्चुरी नोटिफाई की है, कहाँ पे? धनुषकोडी में, ठीक है? नेक्स्ट है आईबैट अलायंस। आईबैट क्या है? इंटीग्रेटेड बायोडायवर्सिटी असेसमेंट टूल। अगेन बेसिक नाम से ही पता चल रहा है कि बायोडायवर्सिटी को असेस करने के लिए है। तो इन्होंने अपना फंडिंग डबल कर दिया है बायोडायवर्सिटी के लिए। इस फंडिंग से होगा क्या? इस फंडिंग से इन इनिशिएटिव को सपोर्ट किया जाएगा। कौन-कौन से इनिशिएटिव? वर्ल्ड डेटाबेस ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज़, आईयूसीएन का जो रेड लिस्ट है, और वर्ल्ड डेटाबेस ऑफ बायोडायवर्सिटी। मतलब बेसिकली बायोडायवर्सिटी और जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, उनको फाइनेंसिंग जाएगी। नेक्स्ट है आईबीसी। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। देखो 7 टाइगर, लायन, चीता, इन सब की वैराइटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आईबीसीए अनाउंस किया गया है, ठीक है? अ, ये 7 स्पीशीज़ हैं, ये रफली 97 रेंज कंट्रीज़ में हैं, और इन सब कंट्रीज़ ने मिलके डिसाइड किया है कि क्यों ना हम इनको मिलके प्रोटेक्ट करें। अब इसका रीसेंट मीटिंग है वो नई दिल्ली में हुआ था, और जब मीटिंग हुआ तो नया जो प्रेज़िडेंट इलेक्ट करने की बात हुई, तो हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, उनको प्रेज़िडेंट इलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखना, एनटीसीए के प्रेज़िडेंट भी चेयरपर्सन है एनटी नेशनल टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी। इसके चेयरपर्सन भी एमओईएफसीसी होते हैं, ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एक एनबीडब्ल्यू है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। रिसेंटली इसका मीटिंग भी हुआ था गुजरात में। नेक्स्ट है बायो एनर्जी से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं एमएनआरई। बायो एनर्जी क्या है? सिर्फ एक लाइन में समझो, बायो प्लस एनर्जी यानी ऑर्गेनिक वेस्ट से एनर्जी जनरेट करना। किसने रिलीज की है? एमएनआरई। एमएनआरई क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। बायो एनर्जी रिन्यूएबल कैसे हुई? ये ऑर्गेनिक वेस्ट से बनी है, और इस ऑर्गेनिक वेस्ट को हम दोबारा उगा सकते हैं। ये फॉसिल फ्यूल के जैसे हजारों साल नहीं लेगा, जल्दी से तैयार हो जाएगा, हम उसको वापस से रीयूज़ करेंगे, ठीक है? अब हम कर क्या रहे हैं? एक्चुअली वेस्ट से हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। वेस्ट को रीयूज़ करेंगे, एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। कहने का मतलब है, हम जो ओल्डर फ्यूल यूज़ करते थे, ओल्डर मतलब जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने वाले हैं, उनसे अब हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ की है। लास्ट ईयर इंडिया का रैंकिंग था 71, इस बार इंडिया का रैंकिंग है, सॉरी, लास्ट ईयर इंडिया का रैंकिंग था 63, इस बार हमारा रैंकिंग है 71। मतलब हमारा परफॉर्मेंस है वो नीचे गया है। स्वीडन इसमें टॉप पोजीशन। नेक्स्ट है थर्स्ट वेव। थर्स्ट वेव देखो, हीट वेव और थर्स्ट का कॉम्बिनेशन है। जितना ज़्यादा हीट वेव लू चलेंगी हवा में, उतना ही क्या होगा? सूखापन होगा। इसकी वजह से जो ज़मीन में मॉइस्चर होगा उसको इवोपरेट कर लिया जाएगा। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी से लू चलेंगी, उतना ही ज़मीन में इवोपरेशन ज़्यादा होगा। इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो लैंड का जो रिक्वायरमेंट है वाटर का, वो ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि जो भी आप पानी डाल रहे हो एग्रीकल्चर के लिए, वो हीट वेव की वजह से इवोपरेट हो जा रहा है। ठीक है? तो ये हमारे एग्रीकल्चर पे एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट है सलखान कोसल पार्क। कहाँ पे है? यूपी में है। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि ये यूनेस्को का टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट रीसेंट वोल्केनिक इरप्शन। सो ये कुछ वोल्केनिक इरप्शन है जो रिसेंटली न्यूज़ में थी। फर्स्ट है माउंट एटना, जो कि सिसिली आइलैंड इटली में है, सॉरी इटली में है। नेक्स्ट है माउंट लेवोटोबी, जो कि इंडोनेशिया में है, और किल्वा वोल्केनो है, जो कि हवाई में है, यूएस में है, ठीक है? हाँ, विद दिस हमारा एनवायरनमेंट सेक्शन इज ओवर। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, एंड वी विल कंटिन्यू।
ओके, सो रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुआ था कि प्राडा ने कोल्हापुरी चप्पल्स का डिज़ाइन चोरी कर लिया है। इसके लिए एक टर्म है जो आपके प्रीलिम्स में चांस कम है, मेंस में पूछा जा सकता है। टर्म है कल्चरल अप्रोप्रिएशन। मतलब क्या है कि जो डोमिनेंट कल्चर है वो जो लेस फेमस कल्चर है उसको यूज़ करता है, उसके फीचर्स को यूज़ करता है और क्रेडिट भी नहीं देता। मतलब इस केस की अगर मैं बात करूँ तो प्राडा ने कोल्हापुरी चप्पल्स का डिज़ाइन चोरी किया, कॉपी किया, ये एलिगेशन है, ठीक है? और कॉपी करके फिर उन्होंने उसके अच्छे खासे पैसे चार्ज कर लिए, लेकिन उसका बेनिफिट कोल्हापुरी चप्पल मेकर्स के साथ शेयर नहीं किया। कल्चरल अप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। 2026 का ये रैंकिंग रिलीज़ किया है किसने? नाम से ही पता चल रहा है, क्यूएस ने। अब इसमें एक्चुअली इंडिया की 54 इंस्टीट्यूशंस हैं और नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से इंडिया 4th पोजीशन पे है। मतलब हमारी सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस है, 4th नंबर पे हम इस मामले में। सबसे ज़्यादा किसकी हैं? यूएस, यूके और फिर चाइना। 4th पे हम हैं। ठीक है? हमारी जो 54 है उसमें टॉप पोजीशन पे कौन-सी? तो वो है आईआईटी दिल्ली। कौन से रैंक है इंटरनेशनली? 123rd। नेक्स्ट है मैनोस्फियर। अब देखो इसमें यूएन वुमेन ने एक टर्म यूज़ किया है मैनोस्फियर। मतलब क्या है? टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ऑनलाइन। मतलब सोशल मीडिया पे जो लोग बोलते हैं ना कि हम ही असली मर्द हैं, वो वाला गाली गलौज ये सब करते हैं। अगेन प्रीलिम्स में आने का कुछ स्कोप नहीं है, बट बेसिकली वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी प्रमोट करते हैं। क्यों प्रमोट करते हैं? रीज़न बीइंग सोशल मीडिया पे एनोनिमिटी होती है। एनोनिमिटी मतलब कि आपने फेक डमी आईडी बना के रखा है, अब आप वहाँ पे कुछ भी बन जाओ, चाहिए कोई नहीं पूछे, ठीक है? नेक्स्ट है वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस। रिसेंटली जो फर्स्ट बैच है 7 फीमेल कैडेट्स का, वो एनडीए से ग्रेजुएट हुआ। पहले फीमेल्स को अलाउड नहीं था, ये पहला बैच है। नेक्स्ट है ग्लोबल टबैको एपिडेमिक। ये डब्ल्यूएचओ का एक रिपोर्ट है। अब देखो टबैको के कॉन्टेक्स्ट में एक एम्पावर फ्रेमवर्क है। ये एम्पावर का मतलब क्या है? मॉनिटर, प्रोटेक्ट, वार्निंग, ऑफर हेल्प, एनफोर्स एंड रेज टैक्स। सिर्फ इतना याद रख लेना, एम्पावर किससे रिलेटेड है? तो ये टीबी से रिलेटेड है। रेज टैक्स का मतलब क्या है? मतलब टीबी टोबैको प्रोडक्ट्स पे टैक्सेशन इतना इंक्रीज कर दो कि उसका प्राइस बढ़े, प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम हो जाए, ठीक है? इसका मतलब जो नेगेटिव आइटम्स हैं उन पे जो टैक्स होता है उसको पिगोवियन टैक्स बोलते हैं और ऐसे आइटम्स को बोलते हैं सिन गुड्स। सिन गुड्स और टैक्स है पिगोवियन, ठीक है? नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। नाम से पता चल रहा है जेंडर गैप को हाईलाइट करता है। इंडिया का रैंकिंग है 131, लास्ट ईयर था 129। मतलब हमारा परफॉर्मेंस है वो पुअर हुआ है। 4 इसके पैरामीटर्स हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, हेल्थ और पॉलिटिकल लीडरशिप। हमारा स्कोर इंप्रूव हुआ है, रैंकिंग नीचे गया है, ये चीज़ ध्यान में रखना। स्कोर इंप्रूव होने के बाद रैंकिंग नीचे कैसे जा सकता है? क्योंकि बाकी कंट्रीज का परफॉर्मेंस हमसे बेहतर हुआ है, मतलब इंप्रूव हुआ है। आइसलैंड इसमें टॉप पोजीशन पे है, बांग्लादेश एशिया साउथ एशिया में टॉप पोजीशन, ठीक है? अभी तक कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिन्होंने फुल जेंडर पैरिटी अचीव की हो। फुल जेंडर पैरिटी के लिए हमें 123 साल और लगे। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। हमारे स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है उसके लिए एक इंडेक्स है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है। इसमें एक्चुअली 10 लेवल हैं और टॉप 4 लेवल पे कोई स्टेट नहीं है। उसके बाद 5th पे सबसे ऊपर यानी कि स्टेट्स में सबसे ऊपर चंडीगढ़ है, ठीक है? सबसे नीचे कौन है? मेघालय। 12 स्टेट का परफॉर्मेंस बेकार हुआ है। बिहार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, इन सब का स्कोर है वो नीचे गया है। मतलब लर्निंग आउटकम्स में कमी आई है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन फंड है, उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। अगेन इसमें कुछ ऐसा हाई फाई है नहीं। सीधी सी बात है, इसमें बात की गई है कि फर्टिलिटी रेट है डाउन जा रही है, पॉपुलेशन कम हो रही है। बट इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो लोग जानबूझ के बेबीज नहीं चाह रहे, दैट्स ओके। ये जो डिसीजन है उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। एक्चुअली देयर इज ए कॉन्सेप्ट तो उस सोसाइटी पार्ट में आपको कवर करना है। DINK लिंक क्या है? डबल इनकम नो किड्स। मतलब ऐसी फैमिली जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं बट बच्चे नहीं चाह रहे हैं। ये रिपोर्ट बोलती है हमें इन लोगों के बारे में टेंशन नहीं लेना है, हमें उन लोगों के बारे में टेंशन लेना है जो चाह रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू बी द पेरेंट। मतलब कुछ रिप्रोडक्टिव इश्यूज की वजह से जो प्रेगनेंसी है वो नहीं हो पा रही है, तो हमें उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। नाम से ही पता चल रहा है यूनेस्को का एक इनिशिएटिव है, ठीक है?
अब इसमें कहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एजुकेशन के आउटकम पे इम्पैक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे बारिश की वजह से बच्चों का स्कूल जाने में दिक्कत होती है। तो अब आप जो क्लाइमेट चेंज है उसको आप एजुकेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल। नाम से ही पता चल रहा है जेंडर बजटिंग से रिलेटेड एक डेटाबेस हम तैयार कर रहे हैं। डेटाबेस मतलब उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी। जेंडर बजटिंग का मतलब क्या है? जेंडर बजटिंग का मतलब है सरकार है जेंडर स्पेसिफिक पॉलिसीज के लिए एक्स्ट्रा फाइनेंशियल अलोकेशन, सिंपल सेंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है साइंस टेक से रिलेटेड। फर्स्ट है एक्सियोम 4 मिशन। ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं मल्टीपल टाइम। एक्सियोम 4 बेसिकली मतलब क्या है कि स्पेस एक्स का एक मिशन था जिसमें हमने 4 एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस भेजा। आईएसएस क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो विद दिस जो हमारे शुभांशु शुक्ला जी हैं वो पहले इंडियन बने हैं जो आईएसएस गए हैं। उनसे पहले राकेश शर्मा गए थे, लेकिन शर्मा जी गए थे कहाँ पे? स्पेस में गए थे। और शुक्ला जी गए हैं आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछे स्पेस में जाने वाले पहले कौन थे, तो शर्मा जी हैं। लेकिन स्पेस में जाने वाले दूसरे इंडियन कौन हैं, तो तब शुक्ला जी का आप नाम लोगे। उसके अलावा भी 3 और लोग थे। अगेन इनका शॉर्ट फॉर्म आप याद कर लेना। जो फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन हैं वो पूछ सकते हैं। यूपीएससी में पूछे जाने का चांस कम है, सिविल सर्विसेज में। बाकी सीडीएस, सीएपीएफ, ईपीएफओ इन सब में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ईपीएफओ का एक नोटिफिकेशन आने वाला है 29 जुलाई को। जो एलिजिबल है आप भर दीजिए, अच्छा खासा पोस्ट है, मतलब अथॉरिटी वाइज अच्छा पोस्ट है। हाँ, नेक्स्ट है इमर्जिंग क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंडेक्स। अब देखो इसका मतलब है नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें कौन कंट्री कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये हार्वर्ड कैनेडी स्कूल का एक रिपोर्ट है। इन्होंने बताया कि इंडिया है अभी बहुत सारे सेक्टर्स में पीछे हैं। इसमें 5 सेक्टर्स पे बात की गई है। कौन कौन से 5 सेक्टर? एआई, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, स्पेस और क्वांटम। तो हम सेमीकंडक्टर सेक्टर में काफ़ी पीछे हैं, हम एआई में काफ़ी पीछे, बायोटेक में हम ठीक-ठाक कर रहे हैं, स्पेस में हम अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वांटम एंटेंगलमेंट बेस्ड कम्युनिकेशन। सो रिसेंटली डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने क्वांटम कम्युनिकेशन है उसको अचीव किया था। अब देखो क्वांटम कंप्यूटिंग का एक छोटा-सा प्रिंसिपल समझ लो। अगर क्वेश्चन आता है तो 2-3 चीज़ों पर ही क्वेश्चन आता है। क्वांटम कंप्यूटिंग देखो, नॉर्मल कंप्यूटर में 0 और 1 होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में इसी में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। ठीक है? ये दोनों होने की इक्वेशन को हम बोलते हैं ड्यूअल स्टेट। और इस प्रिंसिपल का नाम है सुपरपोज़िशन, मतलब 0 और 1 एक साथ स्टोर होना। अब होगा क्या, इसमें लेट्स से 2 बिट है। मैं एक ओवर सिम्प्लिफाइड एग्ज़ाम्पल, जब मैं ए का पोज़ीशन चेंज करूँगा तो उसका इम्पैक्ट बी पर भी होगा। कहने का मतलब है बोलते हैं 2 दिल एक जान, वैसे वाला, सिर्फ़ याद करने के लिए समझो, ऐसा कुछ होता नहीं है फैंसी चीज़। बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, एंटेंगलमेंट का मतलब है अगर एक का पोज़ीशन चेंज करते हैं तो दूसरे का पोज़ीशन ऑटोमैटिकली चेंज हो जाए। हाँ, नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक्स। देखो, ड्रोन्स सबने मूवी में देखे हैं। मूवी में ये भी देखा होगा कि कोई एक पर्सन आएगा ऐसे कंप्यूटर से 2-4 बार इधर-उधर करेगा और ड्रोन को हैक करके दिखा देगा। क्यों? टू बी ऑनेस्ट वो पॉसिबल भी है क्योंकि आरएफआईडी यूज़ होता है। आरएफआईडी क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में नोटिस किया गया कि ऐसे ड्रोन यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। वो लोग कैसा ड्रोन यूज़ कर रहे हैं? ऐसे ऑप्टिकल फाइबर वाला ड्रोन यूज़ कर रहे हैं। ये आरएफआईडी नहीं यूज़ कर रहा, तार लगा के रखा है कहने का मतलब ड्रोन पे। फ़ायदा क्या है? इसको हैक नहीं किया जा सकता। तो ऐसे समझो, एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल, जो ईयरफ़ोन्स हैं, जो आपका ब्लूटूथ वाला है, ब्लूटूथ का है, वाले को हैक किया जा सकता है। लेकिन आपने वायर लगा ली है, ख़ास करके आपके पास डब्बा ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोन है, तो कोई क्या ही हैक कर लेगा। तो वैसे ही एक कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स का मतलब ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए हम फाइबर केबल्स हैं, ऐसी पतली-पतली तारें यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्टली उनको रेडियो फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल नहीं कर, दैट्स इट। नेक्स्ट है ध्रुवा। देखो, हम सबका एक फिजिकल एड्रेस है ये बटा ये, है ना? पोस्टल एड्रेस है। अब वैसे ही एक डिजिटल एड्रेस तैयार किया जा रहा है और इनिशिएटिव का नाम है ध्रुवा। क्या है? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक इनिशिएटिव है। हर एक को एक यूनिक एड्रेस डिजिटल एड्रेस मिलेगा हर एक घर के लिए।
नेक्स्ट है तियानवेन 2 प्रोब। क्या है? चाइना का एक इनिशिएटिव है एस्ट्रॉइड पे सैंपल कलेक्ट करने के लिए। ज़्यादा उसमें हाई-फाई नहीं है। नेक्स्ट है इंडिया का पहला जीन एडिटेड शीप, ठीक है? तो इसको तैयार किया है यूजिंग क्रिस्पर-कास9। ये यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्रिस्पर-कास9 एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है? इस शीप में कोई फॉरेन डीएनए ऐड नहीं किया गया है, सिर्फ एग्जिस्टिंग डीएनए को मॉडिफाई किया गया है, नया कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, ठीक है? इसलिए ये ट्रांसजेनिक नहीं है। ट्रांसजेनिक का मतलब क्या है? फॉरेन जीन उसमें ऐड किया गया है, ठीक है? नेक्स्ट है एचआईवी प्रिवेंशन ड्रग है, उसको अप्रूव किया गया है। एचआईवी क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस है जो इम्यून सिस्टम को वीक करता है, उसके बाद एक सिंड्रोम होता है जिसको हम बोलते हैं एड्स। एड्स का मतलब क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर हो जाता है, ठीक है? तो रिसेंटली इसके लिए एक दवाई अप्रूव की गई है, दवाई का नाम क्या है? लेनाकेपाविर, ये यूएस एफडीए ने। नेक्स्ट है वेट लॉस ड्रग। देखो, हम खाना खाते हैं, ठीक है? फिर एक हार्मोन रिलीज़ होता है जो हमें बताता है कि भई हो गया है आपका खाना, चलो इतना ही खाना है। उस हार्मोन का बेसिक नाम है जीएलपी-1। अगेन मैं ओवर सिम्प्लीफाई कर रहा हूँ। जीएलपी-1 क्या है? ये एक बेसिकली एपेटाइट को कंट्रोल करता है, भूख को कंट्रोल करता है, ठीक है? जीएलपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1। अब ऐसा ही एक हार्मोन हमने केमिकली तैयार किया है, सीधी-सी बात है। ये जीएलपी-1 के जैसे ही काम करेगा, तो आप कम भी खाओगे तब भी ये हार्मोन रिलीज़ हो जाएगा। आपको लगेगा हाँ, ठीक है, अब आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा नहीं खाओगे तो आप ऑटोमैटिकली वेट लॉस कर दोगे, ठीक है? ये दानिश कंपनी ने कंपनी का नाम है नोवो नोर्डिस्क। इन्होंने अपना एंटी ओबेसिटी ड्रग लॉन्च किया है वीगोवी, जो कि इंडिया में लॉन्च किया है। इसका जो केमिकल कंपोनेंट है वो है सेमाग्लूटाइड। ये सेमाग्लूटाइड का काम क्या है? ये जीएलपी-1 वाला काम करता है। जीएलपी-1 क्या काम करता है? जीएलपी-1 कंट्रोल करता है एपेटाइट को। एपेटाइट मतलब क्या है? भूख, ठीक? ओके। नेक्स्ट है कल्चर। तो कल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। देखो, एक मेथड है टंकाई मेथड। टंकाई मेथड क्या है? ये एंशिएंट टाइम में यूज़ होता था जहाज़ बनाने के लिए। इसमें हम जो लकड़ियाँ हैं उनको स्टिच करके जहाज़ बनाते हैं, ठीक है? विदाउट एनी नेल्स, मतलब कील यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? ऐसा ही एक केव पेंटिंग, अजंता की केव पेंटिंग में एक जहाज़ मेंशन किया गया है। उसी टेक्नोलॉजी टंकाई मेथड को यूज़ करके हमने एक जहाज़ तैयार किया है और रिसेंटली इसको इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में। उसका नाम क्या है? आईएनएसवी कौंडिन्य। हाँ, नेक्स्ट है कुंभकोणम वेट्रिलाई और कोवलाई मनिक्का मलाई। ये 2 प्रोडक्ट हैं। कहाँ के प्रोडक्ट हैं? तमिलनाडु के प्रोडक्ट हैं। रिसेंटली इनको जीआई टैग मिला है। जीआई क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब ये दोनों चीज़ है क्या? पहले ये समझ लो। ये कुछ नहीं है, पान का जो पान बनाने के लिए जो पत्ता यूज़ होता है उसको बोलते हैं बीटल लीफ है। उसका जो नाम वहाँ पे है वो क्या है? कुंभकोणम वेट्रिलाई, ठीक है? दूसरा क्या है? कोवालाई मनिक्का मलाई। मलाई माला को मलाई बोल रहे हैं, मनिका मतलब मन, जो मोतियों की माला वाला टाइप का एक ऐसा कुछ माला होता है। अगेन आपसे ये नहीं पूछेंगे, बस इतना ध्यान में रखना तमिलनाडु से रिलेटेड है, माला है। जीआई टैग मिला है, जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है, ठीक है? कौन देता है? जीआई रजिस्ट्री देती है, कहाँ पे है? चेन्नई में है, ठीक है? 10 साल के लिए मिलता है। सबसे पहला जीआई टैग है वो दार्जिलिंग टी को मिला है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो ये टेस्ट चैंपियनशिप है, ये यूके में हुआ था और साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के ये टेस्ट टाइटल जीत ली, ठीक है? और आई थिंक बहुत साल बाद पहली बार साउथ अफ्रीका ने ये टाइटल जीता है। और विद दिस आपका जून महीने का करंट अफेयर्स, जून 2025 का करंट अफेयर्स कवर हो गया है। इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको मिलेगा सिविल्स एकेडमी ऐप, फ्री मटेरियल सेक्शन में, ठीक है? पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।